नमस्ते। आज हम एक ऐसी कहानी की परतों को खोलने जा रहे हैं जहां ग्लैमर, कारोबार और हाँ, हालिया विवाद सब एक साथ आ मिलते हैं। नमस्ते। बिल्कुल, ये एक ऐसा मामला है जिसमें कई पहलू हैं और चीजें थोड़ी उलझी हुई सी लगती हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वे जानी मानी अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के मुंबई स्थित मशहूर रेस्टोरेंट बैस्टियन बांद्रा के बंद होने की घोषणा पर केंद्रित हैं। एक बहुत ही पॉपुलर जगह थी। हाँ, थी तो? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। लगभग इसी समय शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा पर करोड़ों की धोखाधड़ी के आरोप भी सामने आए हैं। जी, और यही चीज इस पूरे मामले को और पेचीदा बना देती है। तो सवाल कई हैं। सबसे पहले, मुंबई का ये लोकप्रिय अड्डा बैस्टियन बांद्रा आखिर बंद क्यों हो रहा है? शिल्पा शेट्टी ने अपनी जो विदाई घोषणा की, उसमें क्या भावनाएं थीं? क्या कहा उन्होंने? और फिर वो बड़ा सवाल। हाँ, कि क्या इन नए धोखाधड़ी के आरोपों का रेस्टोरेंट के बंद होने से कोई लेना देना है, या ये दो अलग-अलग कहानियां हैं जो मतलब संयोग से एक ही समय पर सुर्खियों में हैं? यही समझने की कोशिश करेंगे। आज हमारा मकसद है इन स्रोतों में दी गई जानकारी को बारीकी से देखना, तथ्यों को समझना और ये समझने की कोशिश करना कि ये घटनाक्रम कैसे जुड़े हो सकते हैं या शायद नहीं। चलिए इस पूरी तस्वीर पर गहराई से नजर डालते हैं। जरूर। तो सबसे पहले बात करते हैं बैस्टियन बांद्रा के बंद होने की खबर की। शिल्पा शेट्टी ने सोशल मीडिया पर काफी भावनात्मक पोस्ट के जरिए ये घोषणा की। हाँ, मैंने देखा वो पोस्ट काफी इमोशनल था। उन्होंने इसे सिर्फ एक रेस्टोरेंट का बंद होना नहीं कहा, बल्कि एक युग का अंत बताया और मुंबई के सबसे प्रतिष्ठित स्थलों में से एक को अलविदा कहा। ये बड़े शब्द हैं। बिल्कुल, ये दिखाता है कि उनके लिए ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं था। भावनात्मक जुड़ाव साफ दिखता है। कारण न बताना अटकलों को हवा देता है। हो सकता है कोई व्यावसायिक कारण हो या कुछ और, कहना मुश्किल है अभी। पर तारीख साफ है, गुरुवार 4 सितंबर, यानी आज से कुछ ही दिन बाद इस रेस्टोरेंट का आखिरी दिन होगा, 2025 का। उन्होंने रेस्टोरेंट की तारीफ में कहा कि ये जगह अनगिनत यादें, अविस्मरणीय रातें और ऐसे पल समेटे हुए है जिन्होंने शहर की नाइट लाइफ को आकार दिया। ये शब्द बताते हैं कि वो इसकी विरासत को सम्मान देना चाहती हैं। बिल्कुल, ये उनके लिए सिर्फ एक बिजनेस वेंचर नहीं था, बल्कि उससे कहीं ज्यादा भावनात्मक जुड़ाव था, ऐसा लगता है। हाँ, और जब कोई ऐसी जगह बंद होती है जो शहर के कल्चर या नाइट लाइफ का हिस्सा बन चुकी हो, तो ऐसी भावनाएं स्वाभाविक हैं। मुंबई जैसे शहर में वैसे भी रेस्टोरेंट चलाना आसान नहीं है। बहुत कंपटीशन है, ट्रेंड्स बदलते रहते हैं, खर्चे बहुत हैं, तो कारण कई हो सकते हैं। स्रोत हमें याद दिलाते हैं कि बैस्टियन बांद्रा 2016 में खुला था। जी, शिल्पा शेट्टी ने रेस्टोरेंट व्यवसायी रंजीत बिंद्रा के साथ मिलकर इसे शुरू किया था। यानी लगभग 9 साल का सफर। हाँ, मुंबई के खान-पान के नक्शे पर 9 साल टिके रहना, वो भी इतनी सफलता के साथ, अपने आप में एक बड़ी बात है। इसने यकीनन अपनी एक खास पहचान बनाई होगी, खासकर सेलिब्रिटीज और शहर के खास लोगों के बीच। आपने सही कहा, 9 साल हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में बहुत मायने रखते हैं। शिल्पा शेट्टी के बयान में एक और दिलचस्प बात है। क्या? उन्होंने जिक्र किया कि इस लेजेंडरी स्पेस यानी इस प्रतिष्ठित जगह को सम्मान देने के लिए आखिरी रात गुरुवार को एक विशेष कार्यक्रम रखा जाएगा। अच्छा? लेकिन ये आम जनता के लिए नहीं होगा, सिर्फ करीबी संरक्षकों यानी उनके वफादार और नियमित ग्राहकों के लिए। एक तरह से मतलब चुनिंदा लोगों के साथ आखिरी विदाई जैसा। हाँ, ये इनवाइट ओनली क्लोजिंग इवेंट आजकल आम है। ये उन लोगों को शुक्रिया कहने का एक तरीका है जिन्होंने उस जगह को सफल बनाने में मदद की। और शायद मीडिया की चकाचौंध से बचने का भी। बिल्कुल, एक कंट्रोल्ड माहौल में विदाई, ये ब्रांड की इमेज बनाए रखने की भी कोशिश हो सकती है आखिर तक। और दिलचस्प बात यह है कि बैस्टियन ब्रांड पूरी तरह से खत्म नहीं हो रहा है। अच्छा? स्रोत बताते हैं कि बैस्टियन बांद्रा में हर गुरुवार रात होने वाला एक लोकप्रिय कार्यक्रम था, आर्केन अफेयर नाम से। हाँ, सुना है इसके बारे में। वो कार्यक्रम अब बंद नहीं होगा। उसे उनके दूसरे आउटलेट जो दादर वेस्ट में बैस्टियन एट द टॉप के नाम से है, वहां शिफ्ट कर दिया जाएगा। ओह, ये तो एक स्मार्ट मूव लगता है। मतलब एक सोची समझी व्यावसायिक रणनीति। हाँ, कैसे? देखिए, जब आपकी एक लोकेशन बंद हो रही हो, तो उसके सबसे सफल या लोकप्रिय हिस्सों को, जैसे ये आर्केन अफेयर इवेंट, अपनी दूसरी चल रही लोकेशन पर ले जाना समझदारी है। ये दिखाता है कि वो अपना मौजूदा कस्टमर बेस खोना नहीं चाहते। सही कहा। एक तरह से नुकसान को कम करने और जो अच्छा चल रहा है उसे बचाने की कोशिश। बिल्कुल। ब्रांड की गतिशीलता बनाए रखना, भले ही एक प्रमुख लोकेशन बंद हो रही हो। चलिए,
ये तो हुई रेस्टोरेंट और उसकी विरासत को बचाने की कोशिशों की बात। लेकिन अब उस पहलू पर आते हैं जिसने इस खबर को और भी ज्यादा क्या कहते हैं जटिल बना दिया है। आप उन धोखाधड़ी के आरोपों की बात कर रहे हैं? हाँ, रेस्टोरेंट बंद होने की घोषणा के लगभग साथ साथ ही शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा पर धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगे हैं। इन दोनों खबरों का एक साथ आना महज संयोग है या कुछ और, ये सवाल तो उठता ही है। बिल्कुल, टाइमिंग बहुत दिलचस्प है। स्रोत के अनुसार मुंबई के एक व्यवसायी हैं दीपक कोठारी, लोटस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज के निदेशक बताए गए हैं। उन्होंने ये मामला दर्ज कराया है। जी। आरोप एक पुरानी कंपनी से जुड़ा है जिसका नाम बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड है। अच्छा, बेस्ट डील टीवी, ये नाम सुना हुआ लगता है। हाँ, ये कंपनी अब बंद हो चुकी है, ऐसा बताया गया है। कोठारी का आरोप है कि इस कंपनी से जुड़े एक लोन कम इन्वेस्टमेंट सौदे में उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। और ये कब की बात है? ये कथित धोखाधड़ी 2015 से 2023 के बीच हुई बताई जा रही है। और इसमें शामिल रकम? वो काफी बड़ी है, 60 करोड़ रुपए से ज्यादा होने का दावा है। 60 करोड़, ये तो बहुत बड़ी रकम है। आरोप क्या है? बिल्कुल, आरोप सिर्फ पैसों के लेन देन तक सीमित नहीं है। ये भी कहा गया है कि जो पैसा व्यापार बढ़ाने के लिए दिया गया था, उसे कथित तौर पर निजी खर्चों के लिए इस्तेमाल किया गया। अगर ये सच है तो ये फंड्स के डाइवर्जन, मतलब पैसों के दुरुपयोग का एक गंभीर मामला बनता है। निश्चित रूप से। हाँ, ये आरोप निश्चित रूप से गंभीर हैं, खासकर रकम और फंड्स के कथित दुरुपयोग की बात। पर यहाँ ये दोहराना जरूरी है, जैसा आपने भी इशारा किया, कि हमारे स्रोत इन दो घटनाओं यानी बेस्टियन बांद्रा का बंद होना और ये बेस्ट डील टीवी वाले आरोप, इनके बीच कोई सीधा कनेक्शन नहीं बता रहे हैं। हाँ, स्रोत ये नहीं कहता कि रेस्टोरेंट इन आरोपों की वजह से बंद हो रहा है। नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली देखें तो जब किसी हाई प्रोफाइल व्यक्ति से जुड़ी दो बड़ी नेगेटिव खबरें एक ही समय पर आती हैं, तो लोगों के मन में उनका जुड़ जाना वो स्वाभाविक है। मीडिया कवरेज, पब्लिक परसेप्शन, धारणा अक्सर हकीकत पर भारी पड़ जाती है, खासकर सेलिब्रिटीज के मामलों में। बिल्कुल। हमारा काम यहाँ तथ्यों को अलग अलग रखना है, जैसा स्रोत में दिया गया है। ये आरोप बेस्ट डील टीवी नामक एक अलग कंपनी से संबंधित है, ना कि सीधे तौर पर रेस्टोरेंट से। आपकी बात सही है। अच्छा, अब इन आरोपों पर शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के पक्ष की बात करते हैं। उनके वकील प्रशांत पाटिल का एक बयान भी स्रोत में शामिल है। हाँ, उनका क्या कहना है? वकील ने इन सभी आरोपों को सिरे से आधारहीन बताया है, पूरी तरह से बेसलेस। ये तो अपेक्षित था। उनका कहना है कि ये पूरा मामला पूरी तरह से सिविल प्रकृति का है, मतलब पैसे के लेन देन से जुड़ा दीवानी मामला है, न कि कोई आपराधिक धोखाधड़ी। अच्छा, सिविल नेचर का बता रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। क्रिमिनल इंटेंट से इनकार कर रहे हैं। और इससे भी महत्वपूर्ण बात, वकील ने दावा किया है कि इस मामले का निपटारा तो पहले ही हो चुका है। क्या निपटारा हो चुका है? हाँ, उनका कहना है कि NCLT यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल मुंबई ने 4 अक्टूबर 2024 को ही इस मामले को निपटा दिया था। यहाँ तारीख पर ध्यान देना जरूरी है, 4 अक्टूबर 2024, जैसा स्रोत में लिखा है। 4 अक्टूबर 2024, NCLT, ये बचाव पक्ष का मजबूत दावा है। आधारहीन कहना, सिविल प्रकृति का बताना और फिर ये कहना कि NCLT में मामला निपट चुका है, ये पूरी कहानी को एक अलग दिशा देता है। NCLT का जिक्र क्यों महत्वपूर्ण है यहाँ? देखिए, NCLT मुख्य रूप से कंपनियों के बीच के विवाद, दिवालियापन या शेयर धारकों के झगड़ों जैसे मामलों को देखती है। तो NCLT का जिक्र ये इशारा करता है कि शायद ये कोई कॉरपोरेट या व्यावसायिक विवाद था। तो सिविल प्रकृति पर जोर देना क्या एक कानूनी रणनीति है? हाँ, बिल्कुल। इसे क्रिमिनल फ्रॉड के आरोपों से अलग करने की कोशिश है। सिविल मामलों में सजा आमतौर पर हर्जाना देना होता है, पैसे लौटाने होते हैं, जबकि क्रिमिनल मामलों में धोखाधड़ी साबित होने पर जेल भी हो सकती है। लेकिन यहाँ एक पेंच है, जैसा आपने कहा था। वकील कह रहे हैं कि मामला NCLT में 4 अक्टूबर 2024 को निपटाया जा चुका है। हाँ, और यहीं पर थोड़ी अस्पष्टता है। स्रोत हमें ये नहीं बताता कि NCLT में निपटारा किस बात का हुआ था। क्या ये उन्हीं 60 करोड़ के दावों से संबंधित था या किसी और चीज का? बिल्कुल। क्या निपटारे का मतलब ये था कि दोनों पक्षों में कोई समझौता हो गया था या NCLT ने कोई फैसला सुनाया था? और सबसे बड़ा सवाल, हाँ, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या NCLT का वो निपटारा दीपक कोठारी द्वारा अब लगाए जा रहे इन धोखाधड़ी और फंड्स के दुरुपयोग के आरोपों को भी कवर करता है? मतलब क्या वो एक ही मामला है? हो सकता है NCLT ने कंपनी लॉ के तहत किसी वित्तीय विवाद को सुलझाया हो, लेकिन धोखाधड़ी के आपराधिक पहलू अगर हैं, तो वो पुलिस और अदालतों के दायरे में आ सकते हैं।
वो एक अलग जांच का विषय बन सकता है। तो ये वाकई एक उलझा हुआ पहलू है। वकील का दावा है कि मामला निपट गया, लेकिन ये साफ नहीं है कि क्या मौजूदा शिकायत उसी निपटारे के दायरे में आती है या ये कोई नया एंगल है। स्रोत इस पर ज्यादा रोशनी नहीं डालता। सही कहा। हमें सिर्फ बचाव पक्ष का बयान पता है, इसलिए निपटारा शब्द सुनने में भले ही अंतिम लगे, कानूनी तौर पर इसके कई मायने हो सकते हैं। हमें यहाँ किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से बचना चाहिए। बिल्कुल। तो अगर हम अब तक की चर्चा को समेटें तो हमारे सामने दो मुख्य धाराएं चल रही हैं। हाँ, एक तरफ मुंबई के एक प्रतिष्ठित सेलिब्रिटी से जुड़े रेस्टोरेंट का बंद होना। हाँ, जिसकी घोषणा काफी भावनात्मक है, पर जिसके कुछ लोकप्रिय हिस्से को एक दूसरी जगह पर जारी रखने की योजना भी है, जो व्यावसायिक निरंतरता की कोशिश दिखाता है। और दूसरी तरफ लगभग उसी समय रेस्टोरेंट के मालिकों पर एक पुरानी, अब बंद हो चुकी कंपनी से जुड़े वित्तीय लेन देन में 60 करोड़ से ज्यादा की धोखाधड़ी और फंड्स के दुरुपयोग के गंभीर आरोप। जी, और बचाव पक्ष इन आरोपों को आधारहीन बता रहा है, इसे सिविल मामला कह रहा है और दावा कर रहा है कि ये NCLT द्वारा पहले ही निपटाया जा चुका है। हालांकि इस निपटारे की पूरी जानकारी अभी साफ नहीं है। ये पूरी स्थिति वास्तव में दिखाती है कि कैसे सेलिब्रिटी की दुनिया में उनकी व्यावसायिक गतिविधियां, उनकी सार्वजनिक छवि और कानूनी मामले अक्सर आपस में गुंथ जाते हैं, या कम से कम एक ही जगह पर सुर्खियां बन जाते हैं। बिल्कुल, श्रोताओं ने हमें कहानी के कई कोण दिए हैं। एक तरफ कारोबार का बंद होना और उसकी भावनात्मक विदाई है, दूसरी तरफ ब्रांड को बचाने की व्यावसायिक रणनीति है, और तीसरी तरफ एक गंभीर कानूनी लड़ाई जिसमें आरोप और प्रत्यारोप दोनों शामिल हैं। और यहीं पे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जो शायद हमारे श्रोताओं के लिए सोचने का विषय हो सकता है। हाँ, जरूर। वो क्या है? जब किसी जानी मानी हस्ती के साथ ऐसा होता है कि उनके बिजनेस से जुड़ी खबरें, अच्छी या बुरी, और उनके व्यक्तिगत या कानूनी विवाद एक साथ सामने आते हैं, तो आम जनता, उनके प्रशंसक या उनके ग्राहक इन दोनों चीजों को कैसे देखते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। क्या लोग उनकी व्यावसायिक उपलब्धियों या उनके ब्रांड्स को उनके निजी जीवन के विवादों से अलग रख पाते हैं? या फिर एक क्षेत्र की नकारात्मकता अनिवार्य रूप से दूसरे को प्रभावित करती है? जाती है। ये सोचना दिलचस्प है कि एक सेलिब्रिटी की जो पूरी इमेज होती है, वो इन अलग अलग पर एक साथ चल रही कहानियों से कैसे बनती या बिगड़ती हैं। निश्चित रूप से ये एक विचारणीय प्रश्न है कि एक व्यक्ति की सार्वजनिक और निजी जिंदगी की सीमाएं कहां तक बनी रह पाती हैं, खासकर जब उन पर इस तरह के गंभीर सवाल उठ रहे हों। हाँ, ये सोचने वाली बात है। आज की इस गहरी पड़ताल में इतना ही। उम्मीद है कि इन स्रोतों से मिली जानकारी को इस तरह परत दर परत समझने से इस पूरे मामले को बेहतर ढंग से जानने में मदद मिली होगी। बिल्कुल। आगे देखते हैं इस मामले में क्या होता है।